हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। मैं सुमित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में स्नोपीडिया चैनल पर। तो जैसा कि एशिया कप शुरू हो चुका है और कल जो तीसरा मैच खेला गया भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो बारिश के कारण वो मैच रद्द हो गया और अंततः एक तरीके से सिर्फ एक ही इनिंग्स खेली जा पाई और बारिश उसके बाद कंटिन्यू रही और ग्राउंड जो थे कवर नहीं हो पाया। उसके बाद जो एक तरीके से मॉइस्चर जो था पिच में वो बना रहा और उसके बाद जो जो खेल था वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक तरीके से देखा जाए इंडिया के लिहाज से तो ये काफी एक सही रहा, वरना कल इंडिया के लिए ये काफी बड़ी हार हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह का कल इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस रही उस तरीके के हम एक्सपेक्ट नहीं करते इंडिया से। फिलहाल हम हमेशा से ही ये जानते आए हैं कि इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, लेकिन पिछले कुछ मैचों से जितने भी हमने पाकिस्तान से खेले हैं तो उसमें जिस तरीके से हमारी बैटिंग लाइनअप जो है कोलैप्स कर रही है, खास करके हमारा टॉप ऑर्डर, वो बहुत ही एक चिंता का सबब हमारे लिए बना हुआ है और खासकर हमारी टीम के लिए। क्योंकि कल एक तरीके से वही शुरुआत थी जब जिस तरीके से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ओपनिंग स्पेल लेके आए पाकिस्तान के लिए, तो हमारे बैट्समैन जो थे काफी फूक फूक के कदम रख रहे थे, क्योंकि पिच में मॉइस्चर भी था, कंडीशन भी था, और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि हमारे जो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद वहां पे पहले बैटिंग करने का जो डिसीजन लिया वो बहुत ही चौंकाने वाला एक डिसीजन था। क्योंकि जिस तरीके की वहां पे कंडीशंस थी, फोरकास्ट कंडीशन थी, ग्राउंड जो थे वो काफी मॉइस्चर था, उसमें नमी थी, और कोई भी टीम होती जो टॉस जीतती वो सबसे पहले यहाँ पे बॉलिंग करके एडवांटेज लेना चाहती। जब आप ऐसी कंडीशंस में जब आप बॉलिंग करते हैं पहले, तो आप की हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपोजिशन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके जल्दी से जल्दी विकेट निकालें, 3-4 विकेट्स निकाल लें 10 से 15 ओवर में, जिससे कि हम एक तरीके से हावी हो जाते हैं गेम में। लेकिन न जाने इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की उस समय क्या एक सोच थी, जो उन्होंने ऐसी कंडीशंस में टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना मुनासिब समझा। मेरे लिहाज से बहुत ही गलत फैसला था वो एक तरीके से, और कोई भी इस फैसले को सही नहीं ठहरा सकता। और जिस उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो भाई हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही थी पिच से, क्योंकि अच्छा एक तरीके से एडवांटेज ले रहे थे उनके बॉलर्स। और शुरुआती 10 ओवर और 15 ओवर तक तो उन्होंने ऐसे परेशान करके रखा हमारे बैट्समैन को कि कुछ कहा नहीं जा सकता उस बारे में। हम उस समय भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश इंडिया इस समय बॉलिंग कर रही होती और यही सिचुएशन अगर पाकिस्तान की होती तब उनको हो सकता था कि 150 180 पे ऑल आउट कर देते, और जो रिमेनिंग ओवर्स जो बच रहे थे वहां पे हम उसको चेस कर लेते आसानी से। लेकिन इंडिया ने पहले बैटिंग की, उसमें रोहित शर्मा एक बार फिर से लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते दिखे। विराट कोहली जो कि मॉडर्न डे ग्रेट में गिने जाते हैं, और वो भी एक बार फिर से साइंस अफरीदी की बॉल पे आउट हो गए और प्ले डाउन हो गए उस पे। तो ये चीज हमने काफी नोटिस की है, कई पिछले कुछ सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये भी हमें नोट करने वाली बात है कि क्या ये प्लेयर्स लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट कोई प्लानिंग के साथ आते हैं, क्या कोई स्ट्रेटजी होती है कि नहीं होती है। क्योंकि हमने जब भी इनको देखा है तो इनको हमेशा से ही मिचेल स्टार्क रहे हो, या फिर ट्रेंट बोल्ट रहे हो, या मोहम्मद आमिर रहे हो, और या फिर शाहिन शाह अफरीदी, हमेशा ही इन लोगों ने अप फ्रंट आके इनके विकेट निकाले हैं। और ये हमेशा से ही एक्सपेक्टेड रहा है कि जब भी लेफ्ट आर्म पेसर्स हमारे इन दो बैट्समैन के सामने आते हैं तो हमारे ये दो बैट्समैन जो है अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, ये उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, ये टेम्पटेड हो जाते हैं कि हम बॉल छोड़ें या खेलें, आगे खेलें या बैक फुट पे खेलें या फ्रंट फुट पे खेलें। तो ये हमेशा दो माइंड में रहते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है इंडियन टीम के लिए, इंडियन मैनेजमेंट के लिए भी और कोचिंग स्टाफ के लिए, कि ये प्लेयर्स आखिर क्यों बार बार उसी तरीके से आउट हो रहे हैं, बार बार वही तरीके से आउट होना। क्या हमारे ये बैटिंग कोच को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम वो अपने प्लेयर्स को बताएं, एक तरीके से उनकी वीकनेस पे काम करें, उनको सही कराएं। और विराट कोहली का और रोहित शर्मा तो ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनसे हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि बार बार वही गलतियां दोहरा के आपका आउट होना। और जो रोहित शर्मा को बॉल डाली थी नसीम शाह ने, वो एक तरीके से बहुत ही लाजवाब बॉल थी। पढ़ के अंदर आई, आगे गेंद फेंकी, पढ़ के अंदर आई, और उतनी ही अंदर आई जितना होना चाहिए था, और पूरी तरीके से मिस जज कर गए वहां पे रोहित शर्मा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे साहिल ने विकेट की कंडीशंस का और पिच के मॉइस्चर का फायदा उठाया। उसके बाद
सुमन गिल भी ज्यादा देर रुक नहीं पाए और आउट हो गए, और श्रेयस अय्यर जो कि इस मैच में कमबैक कर रहे थे काफी टाइम के बाद ओडीआई टीम में इंडिया के, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने स्टार्टिंग में, क्योंकि 3 विकेट जब गिर गए थे, या 2 विकेट जब गिर गए थे, तो उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई और अटैकिंग गेम खेला। हारिस राव पे 2 बाउंड्रीज लगाया उन्होंने, लेकिन एक बाउंड्री और लगाने के चक्कर में उन्होंने अच्छा बॉल को एक तरीके से अच्छा टाइम भी किया था, अच्छा शॉट भी खेला था, लेकिन समहाउ फखर जमान ने वो बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा जिससे श्रेयस अय्यर आउट हो गए। अगर थोड़ा सा भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी डिले हो जाता, कहीं आगे पीछे हो जाते, तो वहां पे ऑन द कार्ड्स श्रेयस अय्यर को 4 रन मिलते, और हम देख सकते थे कि शायद वहां पे श्रेयस अय्यर और लंबा खेलते, लेकिन अनलकी रहे और आउट हो गए। उसके बाद सुमन गिल एक बहुत ही अच्छी बॉल पे हरीश राव ने उनको आउट किया, जिसके बाद इंडिया जो थी 4 विकेट्स अपने खो चुकी थी, सिर्फ 66 रन हो गए स्कोर पे। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे खेलना है ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पे। बहुत अच्छी पार्टनरशिप उनके बीच रही, 138 रनों की पार्टनरशिप बनाई दोनों ने ही 5वें विकेट के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो हैरानी का फैसला इस इसके बाद देखने को मिला कि बाबर आजम ने अपने जो मेन बॉलर थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो परेशान कर रहे थे हमारे इंडियन बैटर्स को, जैसे ही ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आए, उस समय 4 विकेट गिरे हुए थे। अगर उस समय वो 1-2 ओवर और नसीम शाह या शाहीन शाह से उसी समय करा लेते, तो हो सकता था कि इंडिया वहां पे अपने और विकेट खो देती, और उनके पास मौका था कि इंडिया को जल्दी से बंडल आउट कर सकते थे। लेकिन उन दोनों 4 विकेट गिरने के बाद इन्होंने अपने स्पिनर्स लगा दिए, शादाब खान को ले आए, उसके बाद मोहम्मद नवाज को लिया, जिससे कि एक ब्रीदिंग जोन मिल गया वहां पे दोनों ही प्लेयर्स को, हमारे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को। और दोनों ने बैटिंग बहुत ही लाजवाब की, बहुत ही लाजवाब। प्रेशर सिचुएशन में 138 रन की पार्टनरशिप आसान नहीं होती, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। ईशान किशन जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बार अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, अपना अच्छा पेशेंस बताया दिखाया, टाइम गुजारा पिच के ऊपर, और उसके बाद शॉट्स भी खेले। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट बात रही ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बैटिंग की, कि उन्होंने डॉट बॉल नहीं खेले, उन्होंने परसेंटेज शॉट नहीं लगाई, उन्होंने हमेशा से ही कोशिश की कि सिंगल डबल्स को कन्वर्ट करते रहना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं आए किसी भी तरीके का। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब आप क्रीज पर हो, तो आपके लिए स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, तो उससे आप अपने ऊपर ही प्रेशर बनाते हैं, ना कि अपोजिशन टीम के ऊपर। बाउंड्री आसान नहीं होता हर बॉल पे लगाना, हर तीसरी बॉल पे लगाना, लेकिन अगर आप सिंगल से या डबल से रन लेते रहते, तो आसानी से आपके 4-5 रन आ जाते हैं आपके हर एक ओवर में। और ओडीआई मैचेस में ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, जब ये सिंगल डबल मिडिल ओवर्स में जब हम लेते हैं, क्योंकि वहां पे इंसान क्या होता है कि जो फील्डर्स होते हैं वो थोड़ा वहां पे थोड़ा थक चुके होते हैं और थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, तब सिंगल डबल्स जो होता है वो आसान हो जाता है। और बाउंड्री मारना, आप हर बार बाउंड्री तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक 50 ओवर का फॉर्मेट है। अगर आप सिर्फ बाउंड्रीज पर फोकस करेंगे, तो वहां पे विकेट खोने के भी चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। उसके बाद एक बार जैसे ही ईशान किशन का विकेट गिरा और हार्दिक पांड्या आउट हुए, फिर से इंडियन बैटिंग कोलैप्स हो गई। तो आप ये मान के चलें कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के अलावा इंडियन टीम में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था जो कि वहां पे खड़े होके थोड़े से रन बना पाता, या थोड़ा सा संघर्ष करके इंडिया को 300 या 280 के अराउंड ले जाता। किसी तरीके से इंडिया 266 रनों तक पहुंची, जो कि एक फाइटिंग टोटल तो था, लेकिन विनिंग टोटल बिल्कुल भी नहीं था ये। अगर वहां पे मैच शुरू हो जाता, जो कि एक बार वक्त जब न्यूज आई थी कि 9 बजे करीब की, हाँ 36 ओवर का मैच होगा, जिसमें पाकिस्तान को यही कोई 226 या 236 रन का डीएलएस स्कोर दिया गया था, तो यहाँ से भारत के लिए और भी मुश्किल हो जाता है यहाँ से मैच बचाना, क्योंकि जितने ही ये ओवर शॉर्ट होते जाते हैं, उतना ही बैटिंग टीम के चांसेस बढ़ जाते हैं मैच जीतने के। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना मैच पूरा खेला जाता है, तो तब जाके इंडिया के कई चांस बनते हैं मैच जीतने के, अदरवाइज देयर वाज नो चांस फॉर इंडिया टू विन दैट मैच। सो समहाउ इंडिया लकी रही और कल किसी तरीके से बेइज्जत होने से बच गई। जिस तरह की हमारी शर्मनाक बैटिंग रही है कल हमारे टॉप ऑर्डर से, और खासकर हमारे सीनियर प्लेयर्स से। हमें ये देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने कितने साल हो चुके हैं, 2019 वर्ल्ड कप से उन्होंने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है जो उनकी टीम में जगह बनाते हो।
वो सिर्फ कप्तान है, इस वजह से उनकी टीम में जगह बनी हुई है। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, 2023 वर्ल्ड कप तक अगर रोहित शर्मा ने अपनी फॉर्म नहीं पकड़ी तो वर्ल्ड कप के बाद इनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाएगा और इनसे कैप्टनसी भी ले ली जाएगी। और यही हाल हो सकता है विराट कोहली के साथ भी, क्योंकि विराट कोहली भी लगातार बहुत स्ट्रगल करते आ रहे हैं, अपनी वीकनेस पे काम नहीं कर रहे हैं। और काफी टाइम हो चुका है, पिछले 4 साल से ये दोनों ही प्लेयर, जब से कोविड के बाद से ये दोनों ही प्लेयर ने बिल्कुल भी निराश करके रखा है। किसी तरीके की, एक तरीके से अपनी कमजोरी पे काम करना छोड़ ही दिया, हमेशा वही उन्हीं चीजों पर विकेट फेंक कर जाना जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है इंडियन बैट्समैन से, खासकर इन दोनों ही सीनियर प्लेयर से। अब ये वक्त आ गया है कि हमें अपने उन टैलेंट को ढूंढना चाहिए और जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उनको आजमाना चाहिए, जो हमारे बेंच पे बैठे हुए हैं। तो ये हाई टाइम है। और इस बार मैं ये कह सकता हूँ एकदम श्योरली कि वर्ल्ड कप के बाद शायद रोहित शर्मा विराट कोहली या टीम में बने रहेंगे। खासकर वाइड बॉल क्रिकेट में एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर इसी तरीके की इनकी परफॉर्मेंस चलती रही।